नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत भली भांति जान रहे हैं कि हम लोग जीएस की प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। जिस जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला में जो है जीएस के लगभग सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप पूरा जो सिलेबस है उसको सब रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग, यूपीएससी के सिलेबस को, पीसीएस के सिलेबस को। और इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, चूँकि जो पढ़ रखा है आपने उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। मैम जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रही हैं आपसे, हिस्ट्री की क्लासेस मैम की ले रहे हैं। आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं भी आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी की कक्षाएं ले रहा हूं, तो निश्चित तौर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। ये वही बच्चे, इन्हीं बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा होगा जो इसको टाइम टू टाइम देख नहीं रहे होंगे। तो कृपया आप लोग अगर ऐसी कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उसको ना करें और इसको एक शिद्दत के साथ देखें, तो फिर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी दोस्तों और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो प्रश्न लिए हैं वह स्थानीय पवनों से हैं, विश्व के स्थानीय पवने हैं, वन है, विश्व की जलवायु, इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम लोगों ने लिया है। और निश्चित तौर से ये सेगमेंट भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही उपयोगी आपके एग्जाम में होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आइए इसी को ही स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय पवन है और किस क्षेत्र में बहती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं दोस्तों जिसमें मिसलेनियस होता है, मिलाना होता है। लेकिन मैंने क्या किया है, प्रश्नों को आपको अच्छे से याद हो जाए इस नाते मैंने सारे प्रश्नों के सीधे से सीधे जवाब लिख दिए हैं। कोई एक है जो नहीं सुमेलित है, ऐसा ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों में मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है। कहीं एक आध छोड़ करके अपवादिक स्थितियों में, बाकी मैंने सीधा आपको याद रखने के लिए ऐसा ऑपरेटर को बोल रखा है कि भाई आप ऐसे करें। ठीक है, इससे आपको फायदा होने वाला है कि सीधे प्रश्न याद हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्थानीय पवन और क्षेत्र, तो यहाँ पर कोई 4 स्थानीय पवने हैं जो कि बिल्कुल 3 स्थानीय पवने हैं जो बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, कोई एक स्थानीय पवन सही नहीं है, यही आपको देखना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला फान कह रहा है, फान हवा क्या है, तो फान जो है आपका यहाँ पर कूट में दे रहा है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी ये कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ती है। जबकि ये अफान हवा यहाँ नहीं चलती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर नहीं चलती, अपलेशियन पर्वत श्रेणी में नहीं चलती है, तो आल्प्स पर्वत श्रेणी में चलती है दोस्तों। आल्प्स पर्वत श्रेणी में चलती है। आल्प्स पर्वत जो पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये हवा जो फान है ये स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आल्प्स पर्वत श्रेणी के यह दक्षिणी ढाल से उछलना शुरू करती है और इसके उत्तरी ढाल पर ये उतरती है और इससे प्रभावित होने वाला जो कंट्री मैंने भी आपको बताया स्विट्जरलैंड है। तो फान ये अपलेशियन रह रहा है, ये जो कि गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दे रहा है दोस्तों सिमूक नहीं, सिमूक इसका नाम है और कहीं कहीं सिमूम भी मिलेगा, तो बात एक ही है, सिमूक या सिमूम। ये जानते हैं दोस्तों, ये अरब के रेगिस्तान में यानी कि सहारा के रेगिस्तान में आपकी चलती है। ठीक है, तो आपका ये देखना होगा सिमूक के बारे में, सीधे आप समझ लीजिएगा अरब के रेगिस्तान या आप कह सकते हैं सहारा के मरुस्थल में चलती है, ये सहारा वाले क्षेत्र में चलती है। ठीक है, सहारा के मरुस्थल क्षेत्र में, और सहारा के मरुस्थल वाले क्षेत्र में ही एक स्थान पड़ता है कुर्दिस्तान जो क्षेत्र पड़ता है ये जो है ये क्षेत्र रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पर ये कूट सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा सेंट एना के बारे में कह रहा है जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया दे रहा है ऑप्शन, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया देता तो भी करेक्ट हो जाता और उत्तरी कैलिफोर्निया देता तो त्रुटिपूर्ण हो जाता। दोस्तों इस साथ ध्यान रखिएगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है, तो सेंट एना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली हवा है। और इसके अलावा जोंडा जो है ये कहाँ चलती है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर चलती है दोस्तों। कौन से, एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, इसके पूर्वी ढालों पर चलती है। कहाँ पर दोस्तों, पूर्वी ढालों पर चलती है। और पूर्वी ढालों से चलने के कारण से जो कंट्री सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है वो अर्जेंटीना होता है। अर्जेंटीना, यहाँ देखो लिखा हुआ है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस नाते ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी दोस्तों सभी ऑप्शन सही है, केवल फान के लिए अपलेशियन जो लिया था वो त्रुटिपूर्ण था। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
फान एक स्थानीय पवन है, ठीक है। कहाँ की स्थानीय पवन है आपको बताना है, चीन की, कोरिया की, जापान की और स्विट्जरलैंड की। अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उम्मीद है किसी का कोई गलत जवाब होगा ही नहीं सकता, ठीक है। तो जवाब दीजिए फट से दोस्तों। आप जानिए फान क्या होता है, जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल से चलती है, चढ़ती है, यानी कि चलती है, और उत्तरी ढाल पर ये उतरती है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो होता है वो कौन है, स्विट्जरलैंड होता है। चलिए, तो आंसर आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फान आल्प्स पर्वत श्रेणी, बताइए सही है कि नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा फान हवा जो कि आल्प्स पर्वत श्रेणी, तो बिल्कुल सुमेलित है आपका, ठीक है। फॉल्स पर्वत श्रेणी से जो चलती है, फान जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी पे चलती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित स्विट्जरलैंड होता है। इससे अभी आपने बात की थी पिछले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है बोरा के बारे में। बोरा दे रहा है पोलैंड, तो बोरा क्या पोलैंड में चलती है क्या। बोरा एक शुष्क और ठंडी हवा है जो तीव्र गति से चलती है, और ये चलती कहाँ है दोस्तों, एड्रियाटिक सी देखा है ना आपने, ये इटली है। आपको इटली के इधर वाला जो सी है, जो पूर्वी तट पर स्थित जो सी है वो कौन है, एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी पर ये हवाएं चलती हैं, और ये इटली के पूर्वी तट पर चलती हैं दोस्तों। इटली के पूर्वी तट इससे प्रभावित होता है, और यहाँ पर पड़ता है आपका भूमध्य सागर, मध्य सागर, ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा पड़ता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पोलैंड का जवाब दे रहा है, जो कि बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं होगा। यहाँ पर अगर इटली होता तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता, जो कि यहाँ पर एक गलत यहाँ पर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो कूट दे रहा है उसमें कह रहा है क्या, इटली जो है, इटली में सॉरी मिस्ट्रल कह रहा है। ये मिस्ट्रल क्या करता है, और एक बात ये जान लीजिए कि हाँ, एक बात और भी बता दें आपको, ये जो बोरा है ना, मैंने कहा पूर्वी तट और पूर्वी क्या, इटली का जो उत्तरी हिस्सा है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये होता है दोस्तों। तो उत्तर पूर्वी कहे या उत्तरी कहे तो ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट आपका होगा कि इससे उत्तरी भाग जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है। किससे, बोरा से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है बोरा से उत्तरी हिस्सा इसका प्रभावित होता है। इसके अलावा दे रहा है दोस्तों मिस्ट्रल जो चलती है वो राइन नदी के तट पे चलती है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको बिल्कुल सही है। ये मिस्ट्रल हवा जो है राइन नदी के घाटी में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद कह रहा है खमसिन जो है मिस्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये भी आपका सुमेलित है, यानी कि केवल बोरा ही पोलैंड जो दे रहा था वो सुमेलित नहीं था, वो इटली होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर कोई एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी जो है आपकी सुमेलित है, ठीक है। तो पहला कह रहा है दोस्तों चिनूक हवा के बारे में बता रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बिल्कुल सही दे रहा है दोस्तों। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड कनाडा में प्रवाहित होती है। और कहाँ प्रभावित होती है, ये प्रवाहित राकी पर्वत श्रेणी जो है, राकी पर्वत श्रेणी के पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली एक स्थानीय पवन के रूप में जाना जाता है इसको। कौन सी चिनूक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है और कनाडा दिया होता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में हवाएं मिलती हैं, ये प्रवाहित होती हैं, और राकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर ही चलती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका हो गया। दूसरा दे रहा है दोस्तों सिराको दे रहा है सिसली, ठीक है, सिराको सिसली, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखेंगे सिराको जो आपका है ये सिसली में भी प्रवाहित होता है, क्योंकि सिसली जो है इटली का द्वीप पड़ता है, इटली का द्वीप है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है। ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर इटली में पड़ता है। कहाँ पर, इटली का द्वीप है सिसली दोस्तों। यहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार के लिए बहुत फेमस है, आप जानते हैं सिसली द्वीप के बारे में, ये मैंने आपको वीडियो जहाँ पर ज्वालामुखी पढ़ाया वहाँ पर आपको बताया है, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। तो सिराको जो है सिसली यानी इटली जो है में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सिरोक जो है वो सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भागों में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक हवा है, ठीक है। इससे जो प्रभावित होता है वो कौन, इटली का सिसली द्वीप है, और इटली भी प्रभावित होता है। स्पेन भी इससे इफेक्टिव काफ़ी रहता है, और यूरोपीय क्षेत्रीय देशों में प्रविष्ट हो जाती है यहाँ से एंट्री करते हुए। तो देशों सिराको भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला आपका है ब्लिजार्ड जो है, ये कह रहा है चिली, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ब्लिजार्ड जो है एक हिम झंझावत ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ब्लिजार्ड क्या होती हैं, हिम झंझावत युक्त जो है ध्रुवीय हवाएं होती हैं। तो इससे कौन प्रभावित होगा दोस्त, ध्रुवीय हवाओं वाला क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र इससे इफेक्टिव होगा। जो ध्रुवीय क्षेत्र के पास आसपास का जो एरिया होगा वो प्रभावित होगा। जैसे आप
दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में इसका प्रवाह होता है, ठीक है। साइबेरिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इन क्षेत्रों में प्रभावित होगा, जबकि ये दक्षिणी अमेरिका का चिली कंट्री दे रहा है, जो कि गलत दे रहा है दोस्तों। तो ब्लिजर्ड क्या है? हिम झंझावत युक्त जो है ध्रुवीय हवाएं हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्षेत्र जो है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र भी होता है आपका, ठीक है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जो है इससे प्रभावित रहेगा, और जो भी जो बर्फीले वाले क्षेत्र हैं, साइबेरिया का क्षेत्र होगा, कनाडा का क्षेत्र होगा, और अमेरिका का, अलास्का वगैरह का जो क्षेत्र है, ये सब तमाम सारे हिस्से इससे प्रभावित होंगे, लेकिन चिली नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ब्लिजर्ड हिम झंझावत है, इतना ध्यान में रखिएगा। और अगला कह रहा है दोस्तों नॉर्वेस्टर भारत कह रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है ये। और नॉर्वेस्टर जो है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही दे रहा है, यहाँ पर सही है। और इसी को ही नॉर्वेस्टर को ही भारत में जो है काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? काल बैसाखी। बैसाखी नोट कर लीजिएगा दोस्तों कहीं पर, काल बैसाखी, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है और मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है? चलिए बताते हैं आपको। इटली है, फ्रांस है, कनाडा है, स्पेन है। तो जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। चलिए बता देते हैं आंसर आपको। इटली है। इटली जो है यहाँ पर रुधिर वर्षा होती है, इसे ब्लड रेन भी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्लड रेन की वर्षा होती है, रुधिर वर्षा के नाम से जाना जाता है। ब्लड रेन के रक्त वृष्टि भी इसको हिंदी में कह सकते हैं आप, रक्त वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। वृष्टि, रक्त वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये जान लीजिए, सहारा का जो मरुस्थल है और से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क रेत भरी जो है हवा होती है, ठीक है। इसमें रेतीली हवा होती है, चूँकि सहारा का जो रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर पता ही ठंडी हवा तो चल नहीं सकती है दोस्तों। निश्चित तौर से वहाँ पर जो चलने वाली जो हवा है शुष्क हवा है एक, ठीक है, रेत भरी हवा होती है। ये सिराको जो है भूमध्य सागर चलती है, क्या सहारा के रेगिस्तान से चलती है, किधर भूमध्य सागर की ओर चलती है, ठीक है। भूमध्य सागर की ओर चलती है, इसी का नाम सिराको है। और इस जब ये हवा चलती है दोस्तों, इसके साथ क्या होता है कि रेगिस्तान की रेत जो है वो रेड वाली रेत, लाल बालू इसके साथ जो है प्रवाहित होता है। और ये भूमध्य सागर को जब क्रॉस करती है, भूमध्य सागर को, अरब सागर से भूमध्य सागर को जब क्रॉस करती है तो भूमध्य सागर से नमी ले लेती है। और नमी जब ले लेती है तो इसके तटवर्ती क्षेत्र जो कौन सा देश पड़ेगा? इटली पहले पड़ जाएगा। इटली का सिसिली द्वीप के बारे में अभी आपने सुना था। इटली है, इटली में फिर जाकर के ये पानी बरसा देता है, ठीक है, बरसाता है। और वहाँ पर जब बरसाता है, यहाँ पे जो लाल रेत है वहाँ पर जब पानी बरसता है तो कुछ इस तरह से वर्षा होती है कि जैसे लगता है कि खून की वर्षा हो रही है, रक्त की वर्षा हो रही है। लाल कण उसके जो बालू के है वो जो धरातल पर आ जाते हैं। तो इस नाते इसी कारण से इसका नाम जो है ब्लड रेन या रक्त वृष्टि कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्म में से युग्म पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए। ये क्या है? युग्मों पर होना चाहिए, युग्मों। तो रिपोर्ट थोड़ा सा है मित्रों, युग्मों। सेंटेंसों को हमेशा आप पढ़ करके समझ लीजिए, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस, आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आपको हर त्रुटि को तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए, तुरंत आप उसको पकड़ लीजिए। युग्मों, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण ये भी आपका युग्मों ऐसे होगा, युग्मों, ठीक है, युग्मों, ये करेक्ट है। युग्मों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करना है भाई, स्थानीय पवन है और नाम संबंधित देश, यानी कि संबंधित देश आप कह सकते हैं, ठीक है। संबंधित देश नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संबंधित देश होना चाहिए। चलिए देखिए, अब इसमें से आपको कूट मिलाना है दोस्तों। क्या कहना है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। क्या कहा है? इसमें विचार करना है। और यहाँ पे 2 कूट दे रहा है, और अच्छा ठीक है, कूट के रूप में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, कूट के रूप में बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर बताना है क्या? सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, सुमेलित नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिराको क्या फ्रांस में बहती है क्या? चलिए बताइए, सिराको फ्रांस में बहती है क्या? सही है या गलत है? सिराको के बारे में अभी हमने बताया, क्या फ्रांस में बहती है क्या? अभी जस्ट आप लोगों ने हमने बात की है सिराको के बारे में। तो सिराको हवा आपकी कहाँ चलती है दोस्तों? बताइए जरा सा, जवाब आप लोग दीजिए थोड़ा सा। इटली बताया था ना, इटली, सिसिली द्वीप बताया था। तो यहाँ पर दे रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है फ्रांस। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना आपका। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिराको जो है भूमध्य सागरीय पवन है, ठीक है, और सहारा के रेगिस्तान से लेकर के चलती है। यही अभी आपको बताया है कि रक्त जो है वर्षा कराती है, रक्त वर्षा के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सिराको हवा अभी बताया था। बोरा के बारे में कह रहा है, बोरा क्या इटली में बहती है क्या? बिल्कुल बताइए। बोरा के बारे में अभी हमने बात की थी आपसे, बोरा के बारे में बताइए। बोरा कहाँ है? ऑप्शन दे दीजिए दोस्तों। बोरा जो आपकी है, पिछले क्वेश्चन में बताया था भाई, ऑप्शन जल्दी दीजिए। इटली है ना। इटली के क्या हिस्से सबसे ज़्यादा, इटली का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो? तो उत्तरी हिस्सा, ये एड्रियाटिक सागर में बहती है ना भाई, बोरा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन अगले कूट की तरफ चलते हैं। पहला गलत हो गया और दूसरा आपका सही हो जाएगा। पहला आपका भूमध्य सागर, इटली, यहाँ पर इटली होता तो सही हो जाता, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा कह रहा ब्लिजर्ड, कनाडा। बिल्कुल मैंने ब्लिजर्ड बताया था ना, जो हिम झंझावत होता है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है, कहाँ पड़ेगा? कनाडा पड़ेगा। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र में पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ये सब मैंने बताया। साइबेरिया में पड़ेगा, ये सब बताया ना आपको। चलिए तो ये फिर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नहीं, दूसरा और तीसरा गलत सही है और बाकी गलत है, पहला गलत है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कूट के आधार पर। तो क्या करेंगे? पहला आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आपका, मतलब पहला गलत हो जाएगा, बाकी सब दोनों सही हैं आपके। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर चिनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मध्यवर्ती मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। चिनूक क्या करती है? तो जान लीजिए आप, चिनूक का अर्थ क्या होता है? हिमबख्शी होता है। चिनूक का मतलब होता है हिमबख्शी। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अच्छे से। चलिए, चिनूक का मतलब ही होता है क्या? चिनूक का मतलब ही होता है हिमबख्शी। हिमबख्शी तो यानी हिम का भक्षण करने वाली, भक्षी, हिमबख्शी। और ये क्या होता है? राखी के पूर्वी ढालों के सहारे जो है ना चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है ये। कौन सी? चिनूक। किसके? राखी पर्वत के। क्या होता है? राखी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो दक्षिणी कोलोराडो, ठीक है, दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से जो है चलती है ये, और उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक ये प्रवाहित होती है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। कोलोराडो के जो पठार है कोलोराडो का, उसके दक्षिणी भाग से स्टार्ट होती है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक ये प्रवाहित होती है हवा। कौन सी? चिनूक। कैसी हवा है? गर्म हवा और शुष्क हवा है, और ये हिमबख्शी हवा है आपकी। कैसी है? हिमबख्शी हवा है। इसके प्रभाव के कारण से जानते हैं क्या होता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान बढ़ने का मतलब है यानी जो ठंडक होती है वो घट जाती है। जो हिमपात जो ग्लेशियर्स बने रहते हैं, मतलब यानी कि जो बर्फ छाई रहती है, वो बर्फ क्या हो जाती है? पिघल जाती है, तापमान बढ़ जाता है इसका। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा तापमान ये बढ़ा देता है और इससे बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण से क्या होता है? शीतकाल में भी हरी भरी घासें जो है इस क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं, यानी कि उग जाती हैं, और जिससे पशुपालकों को काफ़ी लाभ होता है, और इससे क्या होता है? चारागाह भी बर्फ से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही वरदानदायी हवा है आपकी चिनूक। किसके लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन के आधार पर आप लोगों को बताइए। कह रहा है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, फिर कह रहा है गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, फिर कह रहा है समान तापमान रहता है, फिर कह रहा है तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो बताइए क्या हो जाता है भाई? जाड़े का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पवन है और देश के बारे में, कौन सी पवन किस देश में चल रही है ये आपको बताना है, और सुमेलित नहीं है, कोई एक बताना है। ठीक है, कोई एक बताना है, तो आपको बताइए। चलिए, सेंटा एना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। सेंटा एना जो है कहाँ पर पड़ता है? कैलिफोर्निया। बिल्कुल सही है आपका। और उसके बाद जो कह रहा है हबूबा जो हवा है कहाँ चलती है? सूडान में चलती है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा कह रहा है यामो जो है जापान में चलती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। और फिर मिस्ट्रल कह रहा है, अभी मिस्ट्रल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मिस्ट्रल जो है कहाँ चलती है? राइन नदी के घाटी में चलती है, यानी कि ये चलती है कहाँ? आपको ये जवाब इसका देना होगा कि कहाँ चलती है? यूरोप में चलती है, दे रहा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सही है क्या? बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है? मिस्ट्रल जो है यहाँ नहीं चलती है, मिस्ट्रल जो है यूरोप में चलती है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, चलिए। और मिस्ट्रल जो है कैसी हवा है, थोड़ा इसका व्यवहार भी जान लीजिए। ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है मिस्ट्रल, जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग पर विशेष करके स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करने वाली हवा है ये मिस्ट्रल। तो मैं बता दूं यहाँ पर, आप थोड़ा लिख लीजिए आपको कौन कौन प्रभावित होता है इससे दोस्तों। स्पेन होगा और कौन होगा? फ्रांस होगा। स्पेन और फ्रांस इससे प्रभावित होने वाले देश हैं, जबकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। ठीक है, कैसी हवा है? ठंडी हवा है। ठीक है, और हमारा जो डिटेल वीडियो है दोस्तों, वहाँ पर हवाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो कृपया करके अगर आप चाहते हैं अच्छा कुछ परफॉर्मेंस करना, तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? सेल्वा वनों यानी सेल्वास के जो वन हैं इनकी विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो क्या कह रहा है, सेल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती सदाबहार वन होते हैं, चौड़ी पत्ती पतझड़ वन होते हैं, शंकुधारी सदाबहार वन होते हैं, शंकुधारी पतझड़ वन होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो आपको बता दूं मैं जवाब, आंसर आप दीजिए फट से। चौड़ी पत्ती और सदाबहार वाला क्षेत्र होता है। और जो जानते हैं ब्राज़ील में अमेजन नदी का जो बेसिन है ना दोस्तों, यहाँ पर ये पाए जाने वाले सेल्वा या सेल्वास इसको कहा जाता है। सेल्वा यहाँ पे, या इसको सेल्वास के नाम से भी जाना था। सेल्वास ये वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, वृक्ष हैं, सेल्वास वन कहलाते हैं। सेल्वास वन कहलाते हैं। ये वन जानते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण से, यानी कि स्थित हैं। और यहाँ पर इसी कारण से यहाँ पर जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र का तापमान कैसा होगा दोस्तों? ऊंचा होगा। और यहाँ औसत से अधिक जो है यहाँ पर वर्षा होती है, जो लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होने के कारण पत्तियाँ कैसे होती हैं? चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, चौड़ी सदाबहार बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस कारण से ये सेल्वास कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, अमेजन नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ पे सेल्वास बन पाए जाते हैं आपको। ठीक है, और वो के सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले बन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। समझ में आ रहा होगा ऐसी मेरी पूरी आशा है दोस्तों, और याद आ रहा है। अगर याद हो रहा है तो निश्चित तौर से इसको आप लोग अपने दिमाग में बनाए रखिएगा और टाइम टू टाइम पे वीडियो देखते रहिएगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस सब्जेक्ट से जो भी आपके प्रश्नों के एग्जाम में जो आएंगे। विश्व का अगला क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ठीक है, कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं ये आपको बताना है। तो कह रहा है शीतोष्ण शंकुधारी वन, दूसरा कह रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, और तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन, और चौथा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो बताइए कौन से वन हैं आपके जो कि इन वनों में से सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रों में विस्तृत हैं। ठीक है, तो वर्तमान जो स्थिति है विश्व में उसमें जो है शीतोष्ण शंकुधारी वन वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण शंकुधारी वन। ठीक है, शीतोष्ण शंकुधारी वन यानी कि पहला ऑप्शन जो दे रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में आच्छादित हैं। और शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ध्यान रहेगा कहाँ पर? उच्च अक्षांशों में। और उच्च अक्षांश का मतलब क्या हो गया? उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश क्या हो गया दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर अब इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर जब जाएंगे 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ये सब जो ऊपर वाला शीतोष्ण वाला क्षेत्र जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? उच्च अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, तो शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्लियर? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% पर वन बनाए जाने रखने का सर्वाधिक प्रावधान है? ठीक है, किस वाले कंट्री में ये व्यवस्था की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है आपका मालदीव, दूसरा कह रहा है नेपाल, तीसरा कह रहा है भूटान, और चौथा कह रहा है अफगानिस्तान। तो बताइए जरा, जवाब दीजिए फट से, किस सरकार ने क्या किया है, भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्सों में क्या बनाया है? तो एक जान लीजिए यहाँ पर मालदीव आपका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान आपका जो हिस्सा दे रहा है। तो इसमें से जान लीजिए आप कौन सा देश है? भूटान आपका ऐसा देश है जिसकी सरकार ने अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम क्या है 60% पर वन रखने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव अपने कानून में पास किया। अपने देश के कानून में उनके जो प्रावधान है उसमें 60% से अधिक जो है 60% जो है भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। मतलब 60% भाग होने ही चाहिए, वन होने चाहिए उनके पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, ये उन्होंने बनाया है। ठीक है, और भूटान का जो इस समय वर्तमान समय का अगर प्रतिशत देखेंगे कि कितने प्रतिशत भागों पर वनाच्छादित है, तो लगभग करीब में 72.5% भाग पर वर्तमान में उनके वनाच्छादित है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लगभग 27% के करीब 27.5% हिस्से में उनके यहाँ वन नहीं पाया जाता है। बाकी टोटल एरिया 72.5% का एरिया जो है वो कैसा है? वनाच्छादित क्षेत्र है दोस्तों भूटान का। तो इन्होंने कानून पारित कर दिया कि किसी भी कंडीशन में 60% से कम वन नहीं होने चाहिए, ये कानून है। जबकि उनके यहाँ भी कितना है 72.5% है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? निश्चित तौर से जहाँ पे पानी खूब बरसेगा। तो बताइए किस क्षेत्र में खूब बरसता है? रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये तो प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। दूसरा आप बताइए,
ब्राज़ील कह रहा है तो ब्राज़ील हो सकता है क्या, गैस करिए। फिर कनाडा कह रहा है यहाँ वर्षा होती है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं वर्षा होती है, यहाँ भी वर्षा नहीं होती है। फिर क्या फ्रांस में भी नहीं है, तो कौन सा बचा आपका, ब्राज़ील, बिल्कुल ब्राज़ील होगा दोस्तों, ठीक है। और क्या कह रहा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं तो दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का हिस्सा होता है। खूब वर्षा वाला डोलड्रम वाले क्षेत्र से आगे वाला क्षेत्र है, लगभग डोलड्रम क्षेत्र कह सकते हैं आप इसको, अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये बहुत ही घने वन होते हैं। ये वन जो है विश्व में 3 बृहद क्षेत्रों में मूल रूप से पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। सदाबहार वर्षा वन तो जान लीजिए, एक तो अमेजन क्षेत्र है, 3 क्षेत्र हैं, याद कर लीजिएगा। अमेजन का जो क्षेत्र है, अमेजन क्षेत्र आप जाने रहे हैं कि ब्राज़ील वाला कंट्री पड़ रहा है इसमें। फिर दूसरा आपका पड़ेगा दोस्तों कांगो बेसिन, कांगो अफ्रीकी देश, कांगो बेसिन कांगो बेसिन में जो बोल रहा हूँ स्पष्ट नहीं होगा दोस्तों, शब्दों को सुन करके लिख लीजिएगा। तीसरा आपका है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। अब देखिए अमेजन बेसिन में देखेंगे तो कंट्रीज में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका आ जाएगा ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है, पेरू आ जाएगा, पेरू शब्द ध्यान से सुनते जाइएगा, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है, इक्वेडोर हो गया, इक्वेडोर है, कोलंबिया हो गया आपका, वेनेजुएला गुयाना जगह नहीं है दोस्तों तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वहाँ पे। वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, ये तमाम सारे कंट्री आपके पड़ जाएंगे, अमेजन क्षेत्र वाले में पड़ जाएंगे। और कांगो क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो अफ्रीकी कंट्री है कांगो, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, अब देखिए कांगो गणतंत्र आ जाएगा, ठीक है, फिर कैमरून आ जाएगा, गैबन आप कंट्री आपकी हो जाएगी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएंगे, इक्वेटोरियल गिनी का क्षेत्र जो आ जाएगा, ये सब क्षेत्र कांगो बेसिन के अंतर्गत आएंगे, जहां पर किस तरह के वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे आपको, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे, यहाँ पे सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे। सदाबहार वर्षा वन के बारे में पूछा था। और फिर दक्षिण पूर्व एशियाई वाले जो क्षेत्र होंगे इसमें कौन कौन सा हो जाएगा कंट्री, इंडोनेशिया हो जाएगा, पापुआ हो जाएगा, न्यू गिनी हो जाएगा, ये सब क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरीके से आपने सदाबहार वर्षा वनों के बारे में समझ लिया होगा। निश्चित तौर से अब कोई त्रुटि आपसे नहीं होगी इस तरह के प्रश्नों में। इसका अक्षांश जो मैंने बताया 10 डिग्री उत्तर से लेकर के और 10 डिग्री दक्षिण के हिस्से में ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं, और 3 क्षेत्रों ये बटे हुए हैं पूरी दुनिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाएंगे, अभी निश्चित तौर से मैंने बताइए कौन से वन पाए जाएंगे। पतझड़ वन पाए जाएंगे, भाई नहीं है, ऐसा तो नहीं है। शंकुधारी वन पाए जाएंगे, नहीं है, भी नहीं होगा। घास के मैदान, घास स्थल वन पाए जाएंगे, नहीं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे दोस्तों, यही बिल्कुल आपका कूट है। या IAS 2007 में प्रश्न पूछा था आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के जवाब कभी कभी बड़े ही सहज आ जाते हैं, जिससे मज़ा आ जाता है प्रश्न करने पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, अभी हम लोगों ने लंबे से चर्चा की। विषुवत रेखा के पास पाए जाएंगे क्या, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास, तो निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, विषुवत रेखा के बाद, उसके बाद कर्क और मकर रेखा के क्षेत्रों में, और सबसे लास्ट में ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अभी देखिए प्रश्नों को हम लोगों ने बताया था दोस्तों, बताइए। कांगो बेसिन है, कांगो घाटी कह रहा है, गंगा घाटी कह रहा है, और कह रहा है हुआंग हो घाटी कह रहा है, मरे डार्लिंग घाटी कह रहा है, तो कौन सा होगा। निश्चित तौर से आप जवाब बहुत ही सॉलिड तरीके से दे रहे होंगे, कांगो नदी क्षेत्र का जो है, ठीक है। मैंने फिर बता दूंगा आपको, अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, घाटी कहिए चाहे बेसिन कहिए, बात एक ही है दोस्तों। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री के बारे में बात करिए तो यहाँ पर आपको पाए जाते हैं कहाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो निश्चित तौर से आपने जवाब बहुत सॉलिड तरीके से दिया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, टैगा वन की विशेषता क्या है। टैगा वन जो होते हैं, ये इसकी क्या खासियत है दोस्तों, ये आपको देखना है। तो टैगा वन क्या होते हैं ये आपको बताना है, बताइए कौन सा होता है। इसी को ही और भी कुछ कहा जाता है।
शीतोष्ण कोणधारी वन जो वन वायोम जो क्षेत्र है ना दोस्तों, कौन से, मैं थोड़ा और डिटेल बता दूं तब आपको बताने में आसानी होगी। चलिए मैं प्रश्न को बता देता हूं आपको, ठीक है। कौन सा है शीतोष्ण कोणधारी वन, शीतोष्ण कोण, ठीक है, कोणधारी वन, कोणधारी वन, ठीक, वन बायोम, ठीक है। कोणधारी वन बायोम को ही क्या कहा जाता है, टैगा बायोम कहा जाता है। टैगा वन कहिए चाहे टैगा बायोम क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और यह जो बायोम है शीतोष्ण बायोम का सबसे उत्तरी बायोम है, ठीक है। ये क्या है, जो शीतोष्ण बायोम क्षेत्र है दोस्तों ना, इसके सबसे उत्तरी बायोम क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टैगा बायोम के नाम से जाना जाता है। क्या समझे आप लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम का जो क्षेत्र है इसका सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा होता है वो टैगा बायोम के नाम से जाना जाता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होगी क्या, बताइए। क्या आपको लग रहा है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, यहाँ पर भी आप देखिए कि चूंकि टैगा के बारे में कह रहा है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे उसके उत्तर में एकदम ऊपर होगा, सबसे उत्तरी भाग में होगा, तो यह भी नहीं हो सकता है आपको। समशीतोष्ण क्षेत्रों में कह रहा है, समशीतोष्ण क्षेत्रों के बारे में कह रहा है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा, समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं बायोम इस तरह के, ठीक है, टैगा बायोम। चलिए समझ गए होंगे उम्मीद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं, कौन से हैं दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े और घने वन कहाँ पर हैं, घने वन हैं भारत में है क्या, हाँ सब कट जा रहा है। तंजानिया में है क्या, यहाँ पर बताइए। ब्राज़ील में है क्या, कनाडा में है क्या, अभी बताया था ना दोस्तों सबसे घने वनों के बारे में, 3 नदी बेसिन के बारे में बताया था, मतलब बेसिनों के बारे में एक तो आपको बताया था, ठीक है। अमेजन बेसिन के बारे में बताया था, कांगो बेसिन के बारे में बताया था, दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज़ के बारे में, जिनमें से सबसे खास आपको मिलेगा इंडोनेशिया में पापुआ जो है, पापुआ है, फिर न्यू गिनी है, इन क्षेत्रों में मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिख रहा है, ब्राज़ील दिख रहा है ना आपको, ब्राज़ील दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या क्षेत्र होगा, ब्राज़ील का होगा, सबसे बड़े घनेपन पाए जाएंगे, अमेजन जंगल यहीं पाए जाएंगे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, बिल्कुल बताइए। चलिए अभी पिछला क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ कंट्री बिल्कुल अलग है आपको, तो डरिएगा मत कि वही प्रश्न आ गया फिर से, नहीं बिल्कुल नहीं है। कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाएंगे, ठीक है, तो बताइए जरा सा। और इसमें बताना क्या है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का ये भी ध्यान रखना है। जैसे इंडोनेशिया तो देखते ही आपको मन ललचा गया होगा कि इंडोनेशिया होगा, लेकिन इंडोनेशिया का क्षेत्रफल भी तो देखना है ना मेरे भाई, ये इसके आधार पर करना है। तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत बताना है ना मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना है। तो जान लीजिए कि किन के क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है, वो मैं आपको लगभग करीब में बता दे रहा हूँ। चीन के पास है जो लगभग 22.4% इसके कुल क्षेत्रफल का वन है। भारत के पास जानते हैं 23.8% जो क्षेत्र वन का है, लगभग करीब में 23 से 24% आप क्षेत्र मान सकते हैं। फिर इसके बाद इंडोनेशिया का, जो जापान की बात कर लेंगे या इंडोनेशिया की बात करेंगे, तो इंडोनेशिया की पहले मैं बात करूंगा। 49.9% हिस्सा जो है ये वनाच्छादित है, और जापान का अगर बात करेंगे तो 68.5% हिस्सा वनाच्छादित है, ठीक है। इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% हिस्सा वनाच्छादित है, किसके, जापान के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, निश्चित तौर से जापान की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जापान ही होगा। अगला है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे कोणधारी वन भाई, अमेजन में। दूसरा कह रहा है आपका स्कैंडिनेविया में, और तीसरा कह रहा है कनाडा में, चौथा कह रहा है फिलीपींस में, फिनलैंड में, सॉरी दोस्तों फिनलैंड में, ये आपको बता रहा है। तो आपको बताना क्या है, कोणधारी वन, तो ये जान लीजिए कि ये कोणधारी जो वन पाए जाएंगे ना दोस्तों, ये आपके पाए जाएंगे ब्राज़ील वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या है, अमेजन क्षेत्र कह रहा है ना, तो अमेजन क्षेत्र हो जाएगा, अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र हो जाएगा, और ब्राज़ील हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा। और एक चीज़ और भी जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो ब्राज़ील में कोणधारी वनों के अंतर्गत यहाँ पे पूछा है नहीं आते हैं ना, तो अमेजन तो बिल्कुल नहीं आएगा। कोणधारी वनों के अंतर्गत कैसे आएगा, जहाँ पर शीत वाले क्षेत्र होंगे, तो कनाडा है, फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यानी कि जो आपके यूरोप के जो कंट्रीज़
कंट्रीज़ हैं, वो सब जो ठंडे वाले देश हैं वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोणधारी वन यहाँ पाए जाएंगे, इन 3 जगहों पे, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इसी को ही अमेजन को ही एक और नाम से जाना जाता है, अमेजोनिया। अमेजोनिया की बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों, तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया आपको। अमेजोनिया भी कहेगा ना तो अमेजन नदी जानिएगा, अमेजन नदी बेसिन, और इसका बाद कहाँ पड़ेगा ये? ब्राज़ील में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? ब्राज़ील में पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल जवाब सही हो गया। तो अमेजोनिया भी मिल जाएगा, तो आप समझेंगे अमेजन के में है, कोणधारी वन यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कौन मिलेंगे? सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे इन क्षेत्रों में। अभी हमने बार बार आपसे चर्चा की, 3 क्षेत्र है, कांगो नदी बेसिन का क्षेत्र है, कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, और कौन सा है? एशिया वाला क्षेत्र, ठीक है। ओके, चलिए फिर क्या कह रहा है दोस्तों? कोणधारी वन जहाँ मुख्यतया पाए जाते हैं वहाँ वह है, ठीक है। शंकुधारी वन जहाँ पाए जाते हैं वो मुख्य क्षेत्र कौन सा है? शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाएंगे? इनमें से आपको बताना है। शंकुधारी वन कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल शंकुधारी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है? वर्षा वन पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाएंगे क्या? ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सागर तटीय क्षेत्रों में, फिर कह रहा है आपका इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित तौर से शीतोष्ण क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे, शीतोष्ण क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जब जरूरी आपके लिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं शंकुधारी वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णाद्र वन है? सघन उष्णाद्र वन है, ये आपको बताना है। यहाँ पे किस के क्षेत्र में सघन उष्णाद्र वन है? कहाँ पर? ऑप्शन ले लीजिए। चलिए, आइवरी कोस्ट के बारे में कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि केन्या के बारे में बता रहा है, तीसरा है जिम्बाब्वे, चौथा कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। तो अब जान लीजिए कि आइवरी कोस्ट में सघन उष्ण वनों के विस्तार मिलते हैं। आइवरी कोस्ट जो है कहाँ पड़ता है? गिनी की खाड़ी में अवस्थित है दोस्तों। ये गिनी की खाड़ी सुना है ना? गिनी की खाड़ी कहाँ पड़ेगा ये बताइए आपको? अफ्रीकी कंट्री है गिनी में पड़ता है, गिनी की खाड़ी में मिलेगा। सघन उष्णाद्र वन बनेंगे, वही जो है आपको सदाबहार वर्षा वन जिसे कहा जा रहा है, वही उसी की बात हो रही है, लेकिन शब्द यहाँ पर लिखा है सघन उष्णाद्र वन की बात कह रहा है, तो इसका मतलब वही हो गया आपका। याद रखिएगा दोस्तों, आइवरी कोस्ट कहाँ है? गिनी की खाड़ी में है, ठीक है। केन्या जिम्बाब्वे ये सब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण पे क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब ध्यान से सुनिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2003 का प्रश्न है ये। बताइए कथन में क्या कह रहा है दोस्तों? 1 मिनट और जस्ट अ मिनट, चलिए ओके बताते हैं, हम बात करते हैं हम लोग कथन के बारे में। कह रहा है शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निवृक्षण किया जाए, ठीक है। निवृक्षण मतलब नहीं कि वृक्ष को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, निवृक्षण किया जाए तो उत्पादित कृषि स्थल निकलते हैं, जो कई वर्ष तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है, भरण पोषण कर सकते हैं। तो आपको बताना है क्या ये सही है? किसके बारे में कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अगर वृक्षों को कह रहा है काट दिया जाए और फिर तो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना ही गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं क्या ये? तो बताना है आपको सही है कि गलत है। कारण कह रहा है, कारण को आपको देखना होगा। कारण क्या कह रहा है कि शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक है। तो हाँ भाई, इसकी मतलब है उत्पादकता तो अधिक है, यहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियाँ विविध तरह के पाए जाएंगे। ये कहने का मतलब ये नहीं कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। तो ये कूट आपका बिल्कुल, ये कारण बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है दोस्तों। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो जो भी कूट में होगा पहला गलत और दूसरा सही, तो ये ऑप्शन क्या होगा? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला गलत हो गया, दूसरा कारण जो है वो सही दिया है, तो ये आपका बिल्कुल 4 नंबर का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना होगा। IAS का एग्जाम था, आप लोगों ने कर लिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों को।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतनी मेहनत से शिद्दत से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, यदि और आभार जो शब्द मैंने कहा दोस्तों ना, आभार मतलब ये हो गया आप लोगों का कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो भाई बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद एक तरह से कहिए। ये आभार आप लोगों का है कि जो आप लोग मेरे प्रश्नों के जवाब बहुत सटीक तरीके से देते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, और आप लोग जब इसका जवाब दे देते हैं सार्थक तरीके से तो लगता है कि मेहनत सार्थक जा रही है। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, और हम लोग आप लोगों के लिए ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जो है एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। बस आप लोग साथ और प्यार अपना बनाए रखिए, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर किया करिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनलों के बारे में। जितने भी हो सके उनको सब्सक्राइब भी करा सकते हैं आप लोग चाहें तो। आप लोग हमारे योगदान में बस इतना ही कर सकते हैं, और इतना ही कर दीजिए तो बहुत हम लोगों के लिए है। और साथ ही साथ आप लोग कुछ अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लें, जैसे कि हम लोगों की मेहनत सार्थक हो जाए। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजना नहीं हो पाता। तो यह शीघ्र पुनर्योजित होना चाहिए दोस्तों, पुनर्योजित नहीं हो पाता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। चलिए मैं देख रहा हूँ, पुनर्योजना नहीं होना चाहिए, पुनर्योजित, ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक। और यहाँ पर जित होना चाहिए, पुनर्योजित। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए आप, पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन के आधार पर जवाब देना है आपको। ऑप्शन कह रहा है वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। क्या कोई डाउट है इसमें आपको? बताइए सही है कि गलत है। दूसरा देखिए, वर्षा वन में वृक्षों की प्रवृत्तियों की जीवाश्म क्षमता दुर्बल होती है। तीसरा कह रहा है वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। चौथा कह रहा है विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर भूमि पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो बताइए जवाब आपको देना है दोस्तों, जवाब दीजिए आप लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर जवाब आपका ये होगा, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। यही कारण है दोस्तों कि बहुत तेज़ी से वृक्ष कट जाने के बाद विकास नहीं कर पाते, पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, और एक तरफ दे रहा है आपका जो है लकड़ियों के नाम दे रहा है, और दूसरा दे रहा है कि कौन सा देश इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो देवदार में जो है कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देवदार कनाडा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बड़े पैमाने पे देवदार कनाडा में पाया जाता है, ये सही है आपका, आपको ये बताना है। फिर इसके बाद में कह रहा है अगला डगलस फर, ये जो कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको, बिल्कुल सही है दोस्त, सुमेलित है ये भी। डगलस फर जो कहाँ पाया जाएगा, मैक्सिको में पाया जाता है। महोगनी जो है आपका, महोगनी अगला है, महोगनी जो पाया जाता है होंडुरास, बिल्कुल सही है, होंडुरास ये करेक्ट है आपका। सागौन कह रहा है भारत, तो सागौन कह रहा है भारत, जबकि यहाँ पर आपको होना चाहिए सागौन भारत में भी हो सकता है, सही है, ये भी कुट आपका एक तरह से देखा जाए सागौन के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो भारत में भी सागौन है। ठीक है, सागौन के क्षेत्र होंगे तो यहाँ पर कोई त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। अलावा और भी कोई कंट्री होता तो वो भी हो जाता, तो सागौन भारत में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं पूर्ण है, सभी सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का, उसमें है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर तो सीधे सीधे लिख दिया गया भाई, इसमें तो सेट नहीं किया गया है प्रश्न को। चलिए कोई बात नहीं है, आइए फिर भी हम लोग सेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ऑपरेटर साहब सो गए होंगे। तो पहला है क्या, मानसूनी वन सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों
प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले दिया था मानसूनी पवन, और जिसमें दे रहा है यहाँ पर स्पेस होना चाहिए दोस्तों या डैश होना चाहिए, और सागौन और साखू। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मानसूनी वनों की जो लकड़ियाँ हैं वो कौन है? सागौन और साखू हैं, ये कहने का यहाँ सेंस है। दूसरा कह रहा है विषुवत रेखीय वन। तो विषुवत रेखीय वन की लकड़ियाँ कौन सी हैं दोस्तों? यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, तो महोगनी है और रोजवुड दे रहा है। तो बिल्कुल यह भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। मानसूनी वन में सागौन और साखू पाए जाते हैं, और विषुवत रेखीय वनों में महोगनी और रोजवुड की लकड़ियाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। तीसरा आपका दे रहा है दोस्तों भूमध्य रेखीय वन कह रहा है। अब भूमध्य रेखीय वन की जो लकड़ियाँ हैं वो कौन से हैं? आलू बुखारा है और जैतून की लकड़ियाँ कह रहा है। तो क्या ये सही है? आलू बुखारा और जैतून की लकड़ियाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये लकड़ियाँ पाई जाती हैं, सही है। अगला कह रहा है कोणधारी वन के बारे में कह रहा है, और इसमें कह रहा है चीड़ है और फर है, ये लकड़ियाँ क्या पाई जाती हैं? बिल्कुल पाई जाती हैं दोस्तों। तो कोणधारी वन में चीड़ तथा फर की लकड़ियाँ पाई जाती हैं आपको, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कहा था कौन नहीं सही है, तो संयोग से कोई एक ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो, सब सही है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन आपको रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ठीक है, बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक है? आपको निर्यातक बताना है। यहाँ पर उत्पादक और निर्यातक दोनों है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, उत्पादक भी है और निर्यातक, यानी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और निर्यात भी करता है। कौन? मुलायम लकड़ी का, ठीक है, लुगदी जिससे बनती है। तो कौन सा देश है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। कह रहा है यूएसए, फिर कह रहा है नॉर्वे, फिर कह रहा है स्वीडन, फिर कह रहा है आपका कनाडा। तो आपको मालूम होना चाहिए जवाब क्या होगा आपका, कनाडा है, ठीक है। कनाडा जो है 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर इस समय चल रहा है। ये प्रश्न जब दिया है तो वहाँ पर दे रहा है कनाडा के अंतर्गत। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाह रहा हूँ। अभी क्या वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूएसए। तो यूएसए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। लुगदी बनाने वाली लकड़ी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो कौन करता है, यूएसए करता है। और जब प्रश्न पूछा गया था तब ये आपका आंकड़ा 2000 लगभग 5 के आसपास की बात है, तब कनाडा 1 से लेकर 5 वगैरह के दरमियान कनाडा वगैरह था हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, यूएसए है सबसे ज़्यादा नंबर 1 स्थान पर, ठीक है। उत्पादक और निर्यातक दोनों में आपका यूएसए आपका पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए कौन सा देश ऐसा है कि जो कि शीर्ष ईंधन काष्ठ उत्पादक देश है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बताइए जरा। इंडोनेशिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक है, यानी कि जो लकड़ियाँ निकलती है उससे जलाने वाली लकड़ियों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कौन सा देश विश्व में ईंधन का काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन काष्ठ का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कह रहा है इंडोनेशिया, रूस, चीन, भारत। तो जान लीजिए दोस्तों कि 2018, ठीक है, के आंकड़े के अनुसार, 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शीर्ष ईंधन काष्ठ उत्पादक देश जो होगा वो भारत होगा। हमारा अपना कौन है? भारत है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर जो है वो चीन आपका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील ऐसे लिखिए, ब्राज़ील, ठीक है। ये 3 कंट्री है। तो नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 चीन और नंबर 3 पर ब्राज़ील आपका। ये 3 कंट्री आपके हैं शीर्ष ईंधन काष्ठ के उत्पादक देश कंट्रीज में, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? भारत है। अगला दोस्तों है क्वेश्चन, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया बताना है आपको क्वेश्चन है ये। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो किसी वृक्ष की ये जाति है दोस्तों, ये आपको बताना है। काजू की है क्या, कॉफ़ी की है क्या, चाय की है क्या, शीशम की है क्या, बताना है आपको। ये IAS 2007 का प्रश्न है दोस्तों, 2007 के IAS के प्री के प्रश्न ही में आया हुआ है। डलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डलबर्जिया जाति जो है संबंधित किससे है? शीशम की एक प्रजाति है दोस्तों, ठीक है। डलबर्जिया जो है
एक बड़ा समूह है, ठीक है, वृक्षों का एक बड़ा समूह है और ये लगभग इसकी जो लगभग 100 से लेकर 600 जातियां पाई जाती हैं दोस्तों, 100 से लेकर के 600 जातियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, जातियां पाई जाती हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियां जो हैं ये आप जान लीजिएगा कि जो है कि इसकी डलवर्जिया की कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं। सीसम जो आप सुनते हैं वो आपका इसी की जाति है और किगवुड जो है ये भी आपकी है। मनी बुश करके नाम है वो भी आपकी इसके अंतर्गत ही आती है। ट्यूलिपर वुड जो है यह भी उसी के अंतर्गत आती है, आदि जातियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और सीसम या रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड के नाम से भी जाना जाता है। सीसम या रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण से रोजवुड के नाम से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है। सीसम को ही रोजवुड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रोजवुड, रोजवुड, रोजवुड। रोज मतलब गुलाब होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, रोजवुड मतलब होता है गुलाब की महक वाली लकड़ी, ठीक है। तो गुलाब की महक वाली लकड़ी जो होती है वो रोजवुड के नाम से जानी जाती है, ठीक। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात जानने को मिली दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डलवर्जिया जो है ये जाति किसकी है? एक बड़ा समूह है ये और इसके अंतर्गत ही सीसम आपका आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं? पर्ण रूपांतरण होते हैं। ऑप्शन है कठोर व मोम पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण, तीसरा है पर्ण की जगह काटे। आपको बताना है कि इन कूट की सहायता से आपको जवाब देना है कि कौन से हैं। ये आईएएस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 के आईएएस के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। 2018 के आईएएस के क्वेश्चन को, किसके? आईएएस के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बताइए आप हमको। कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं? तो बताइए जरा। तो जान लीजिए आप दोस्तों, कठोर और मोम पर्ण, मोम पर्ण ये भी होगा, लघु पर्ण भी होगा, पर्ण की जगह कांटे ये भी होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों आपका इस कूट में बिल्कुल सही दे रहा है। मरुस्थलीय वनस्पतियों में जो है क्या होता है, उच्च तापमान तथा शुष्क मौसम के सहन करने की जो क्षमता होती है मरुस्थलों को, ठीक है। और मरुस्थलों को नहीं, मरुस्थल की वनस्पतियों को, ठीक है। मरुस्थल तो रहेगा ही दोस्तों, सहन करने की क्षमता होती है। ऐसी वनस्पतियों को मरुद्भिद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। मरुद्भिद के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता ही रहा होगा ये। यहाँ पर उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, गर्म और शुष्क जलवायु के साथ जो है समायोजित करने के लिए कई उपाय करते हैं, ठीक है। किसी तरह से अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए बड़े उपाय करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है, जिसे नीचे से वो पानी प्राप्त कर सके, ताकि अधिक गहराई से जो है जल को अपने ले सके। और तने की छाल मोटी होती है, पत्तियाँ जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियां इनमें नहीं होती हैं, वही छाल जो हो जाती है ना, वही वो पत्तियों का काम कर लेती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें से एक चीज़ और भी जान लीजिए कि छोटे छोटे और मोम एवं मोटी होती चली जाती हैं। इनमें से और भी चीज़ें हैं इसमें, जो पत्तियां मोटी हो जाती हैं, छोटी और मोटी हो जाएंगी। बैर वगैरह वहीं के सब वृक्ष हैं, उन पर छोटे छोटे कांटे भी लग जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत पौधों में देखा होगा, कैक्टस वगैरह का जो पौधा है उसको देखा होगा। रोम छिद्र बने होते हैं उसमें से, ताकि वाष्पीकरण उत्सर्जन ना हो सके दोस्तों, कम से कम वाष्प उत्सर्जन हो जाए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आपके इसके बारे में थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है। ये क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र, ठीक है। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र में से आपको बताना है, वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो ये बताइए, पहला कह रहा है आपको कि माकवी कह रहा है माकवी, फिर आपको ठीक है माकवी जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र में माकवी, तो क्या ये सही है? क्या आपका माकवी भूमध्य के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। फिर कह रहा है फिबस, दक्षिणी अफ्रीका कह रहा है आपका, क्या ये सही है? चलिए ये भी सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और चैपरेल जो है ये कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सही आपका है। और फिर अगला है
मेटोरेल, मेटोरेल कह रहा है अर्जेंटीना, कहाँ कह रहा है अर्जेंटीना, यहाँ पर लिखा हुआ अर्जेंटीना, देख लीजिएगा अर्जेंटीना लिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें क्या ये सही है? तो अर्जेंटीना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा चिली, चिली होना चाहिए यहाँ पर, चिली। मेटोरेल जो है वो चिली में पाई जाती है, एक प्रकार की वनस्पति है और क्षेत्र पाई जाती है वो चिली वाले क्षेत्र में, ना कि अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में। तो यही एक त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी करेक्ट आंसर आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? प्रकृति के बारे में पूछ रहा है और वनस्पति क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। कौन सी प्रकृति की वनस्पति? जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही दोस्तों, प्रकृति है, प्रकृति वनस्पति यहाँ पर होना चाहिए। वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति क्षेत्र के बारे में कह रहा है। तो इसमें क्या बताना है आपको? चलिए, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला कह रहा है अभिजीवी वनस्पति, नहीं अभिजीवी नहीं अधिजीवी होगा दोस्तों, अधिजीवी वनस्पति कह रहा है। ये कहाँ पाया जाएगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, बिल्कुल करेक्ट है। अधिजीवी वनस्पति जो कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर कह रहा है बबूल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की वनस्पति है क्या? बबूल जो है यहाँ की वनस्पति नहीं है दोस्तों, ये सहारा वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्रों की वनस्पति होगी, तो ये सहारा में हो जाएगा आपका, ठीक है, सहारा के क्षेत्रों में पाई जाएगी। और उसके बाद में बायोबाब जो है ये कहाँ पाया जाता है आपको? बायोबाब जो है ये सवाना वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सवाना क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पर सवाना तो कोई दे नहीं रहा है आपको, सवाना क्षेत्र के बारे में दे रहा है, यहाँ पर आपका होना चाहिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तो सही बिल्कुल गया है। बबूल आपका जो है सहारा के क्षेत्रों में, बैबुआना जो है आपका वो हुआ सवाना के क्षेत्र होंगे, सवाना के क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। ये चलिए बता दे रहा हूँ मैं। देवदार के बारे में पूछ रहा है, ये कह रहा है कहाँ पर पाया जाएगा? तो देवदार जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो ये भी त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है दोस्तों, मैं सबका कूट मिला दे रहा हूँ आपको। सहारा यहाँ पर सही था, जस्ट अ मिनट, सहारा सही था, ये गलत था आपका। देवदार जो है भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में, मध्य सागरीय अब आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए आपको करना क्या है, सीधा सीधा एक नोट्स बना करके याद कर लेना है, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति जो पाई जाएगी कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। यहाँ पर भूमध्य सागरीय दे रहा है दोस्तों, सॉरी गलत हो जाएगा, ये भूमध्य सागरीय नहीं होगा, भूमध्य रेखीय होगा। रेखीय सागरीय और अलग है दोस्तों। भूमध्य सागरीय यानी कि जो भूमध्य सागर आपका पड़ता है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, उसकी जैसी जलवायु के बारे में बात कर रहा था। तो अधिजीवी वनस्पतियाँ जो पाई जाएंगी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। इसमें थोड़ा सा कूट गलत लिखा हुआ था दोस्तों, तो इस नाते ये दिक्कतें हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अधिजीवी वनस्पति जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, बबूल जो है सहारा वाले क्षेत्रों में, बायोबाब जो है वो कहाँ पाया जाएगा? सवाना वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा? सवाना के क्षेत्रों में पाया जाएगा। और देवदार जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, देवदार प्रकार की वनस्पतियाँ। तो ये आपका कूट यहाँ जा करके अब सही हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? बड़ा ही रोचक और बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है दोस्तों। अगर इसको आपने बता लिया तो समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ आपकी पकड़ बन चुकी है। ये आपको बिल्कुल IAS 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये कहाँ पे आया हुआ है? IAS 2013 में। चलिए मैं आपको यहाँ पर नोट भी कर दे रहा हूँ। 2013 के IAS के एग्ज़ाम में आया है, IAS के एग्ज़ाम में। चलिए जवाब दे लेंगे आप, निश्चित तौर से बता सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। इसमें कूट के तौर पे आपको जवाब देना है। देखिए नीचे दिख रहा है आपको, कूट के रूप में जवाब देना है। क्या है आपको? कह रहा है अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? तो इसमें कई सारे कारण होंगे, तो उसको आपको बताना होगा। पहला क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो इसके कारण से क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन घूमने से क्या दिन रात की सऊदियों में छोटा और बड़ा दिन हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों, ये तो गलत है आपका। दूसरा क्या कह रहा है आपको? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रीति में परिक्रमण करना। ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? स्थान की अक्षांशीय स्थिति। किस स्थान का अक्षांश क्या है, इसके कारण से जो है दिन रात की अवधि में अंतर आएगा। ये चीज़ें हैं,
नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा आपका। यहाँ पर आपका ये करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अक्षांश से क्या मतलब है कि यह कहीं दिन रात बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, ये है कि अक्षांश के आधार पर अगर देखा जाए कि जिस अक्षांश पे जैसे इक्वेटर के पास हैं तो यहाँ पे दिन रात की अवधि 12 घंटे की होती है। इसके बाद जाएंगे सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायन, उस हिसाब से अक्षांशों पे अंतर आता है। लेकिन यहाँ पे स्थान के अक्षांशीय स्थिति दिन रात की अवधि में जो है अंतर के कारण हम यहाँ पर दिन और रात की अवधि के बारे में कह रहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अक्षांश पे जो है बिल्कुल उसके कारण से हो ही नहीं सकता। तो ये कारण है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि आप लोग ये अक्षांश है तो वहाँ पर जो है दिन और रात की अवधि मतलब जो है अंतर आएगा, तो ये यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको समझिएगा प्रश्न को। फिर अगला कह रहा है पृथ्वी पर नाते अक्ष का परिक्रमण। पृथ्वी नाते नहीं, नत होना चाहिए, गलत लिख रहा है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बता रहा है। नत अक्ष पर परिक्रमण जो है ये सही है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर दूसरा और चौथा ही केवल सही होगा और बाकी कोई सही नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। तो पूछा है कौन सही है, तो दूसरा और चौथा का ऑप्शन देखिए होगा ज़रूर। जी हाँ, बिल्कुल है, दूसरे और चौथे का ऑप्शन सही है, आपका आंसर गया। ठीक है, चलिए IAS 2013 के प्रश्नों को भी आपने सॉल्व कर लिया बड़ी ही आसानी से, बखूबी के साथ। सेम अगला ही क्वेश्चन इसी से कुछ जुड़ता हुआ है। किसमें कह रहा है दोस्तों, महाद्वीपों के अंतस्थों है, ये अंतस्थों शब्द है, अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसके क्या कारण हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हैं, क्या कह रहा है, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर, ठीक है, ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कूट में से आपको जवाब देना है दोस्तों। क्या कह रहा है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। भूमि के क्या, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है। तो बिल्कुल का सही है दोस्तों। स्थल और जल की अधिकता, कहीं पे अगर कोई जो कोस्टल एरिया है उसके तट पे पूरी तरह से सागरीय क्षेत्र है तो वहाँ का जो एक असर होगा, भूमि और जल का जो है डिफरेंसेस कम मिलेगा, तो वहाँ पर ये कारण हो जाएगा कि मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है आपका। फिर क्या है, महाद्वीपों महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ये नहीं होगा दोस्तों आपका, ये तुंगता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर अंतस्थों के तेज पवनों की विद्यमानता, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है वो आपको ध्यान में जवाब देना है। ये आप कूट मत दे करके कह दीजिएगा कि कूट शब्द तो सही लिखे हैं सर, नहीं, उसकी जो प्रश्न पूछ रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब देना है। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली, क्या कह रहा है, होने वाली भारी वर्षा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। केवल और केवल यहाँ पर पहला ही कूट हमको सही लग रहा है और बिल्कुल है भी यही सही दोस्तों, बिल्कुल पहला ही कूट सही केवल है, बाकी नहीं सही है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वो कौन सा कारक है जो मुख्य जो है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कौन कारक होगा, जहाँ से जहाँ तक सूर्य जाते हैं उसके बाद का जो हिस्सा होगा, यानी सूर्य जहाँ नहीं पहुँचेंगे नहीं अक्षांश रेखाएं होंगी। चलिए अब देखिए, ऊंचाई है, नहीं ये नहीं कारक है। किसी क्षेत्र की जलवायु का कारक ऊंचाई नहीं है। अक्षांश है, ये बिल्कुल है दोस्तों। वनस्पति का प्रकार ये नहीं है, ये तो जैसी जलवायु होगी उस हिसाब से वनस्पतियाँ हो जाएंगी। समुद्र में समीपता, ये भी नहीं होगा, तो अक्षांश होगा। किसी मुख्य कारक जो है अगर बात करेंगे, देखिए और बाकी जो कारक हैं वो गौड़ है, लेकिन मुख्य कारक क्या, अक्षांश है। ठीक है, जैसे अब ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, और इसी तरह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो एक अलग बात है यहाँ पर क्या रहा है, मुख्य कारक पूछ रहा है, तो मुख्य कारक आपका अक्षांश ही होगा मित्र, तो यह करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है ये आपको बताना है।
कौन सा अधिकतम क्षेत्रफल पृथ्वी के फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश फैला हुआ है, अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हो, उपाधि प्रदेश फैला हुआ है। उपाधि नहीं होता है, उपाद्र होगा, उपाद्र प्रदेश, उपाधि नहीं, ये गलत लिखा है, उपाधि नहीं उपाद्र चौथ होगा, उपाद्र ऐसे कर लीजिएगा, उपाद्र प्रदेश ये सही है, उपाद्र प्रदेश। और फिर इसके बाद चौथा जो लिख रहा है वो कह रहा है आर्द्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कौन है? वो आपका शुष्क प्रदेश क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। लगभग 1/3 हिस्से पर शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से पर में शुष्क प्रदेश का विस्तार है, ठीक है, जो कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा है क्षेत्र है ये, ठीक है। ये बात आपका हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। चलिए जवाब इसका देना है आपको। कथन कह रहा है, कथन कह रहा है पहला, और दूसरा कारण है। कथन में क्या कह रहे हैं दोस्तों, जरा पढ़िएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। क्या ये सही है? आपको जवाब आपको देना है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो कोई डाउट है? रोज वर्षा होती है, वर्ष भर मतलब यानी डेली वर्षा होती है। सही है भाई। कारण क्या रहा है? उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। बिल्कुल संवहनीय वर्षा होती है। कथन कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। कारण कथन की पुष्टि कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही छोटा सा धांसू सा प्रश्न है। एग्जाम में इसका आना सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि कुछ कठिन प्रश्नों के बाद में आसान प्रश्नों का आना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर सभी तरह के जलवायु कटिबंध लगभग पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो कौन सा सौभाग्यशाली हो सकता है भाई जिसमें हम लोग रहते हैं? बहुत सौभाग्यशाली है। जान लीजिए कहाँ रहते हैं हम लोग। बताइए दोस्तों। एशिया है, एशिया है कह रहा है, फिर दक्षिणी अमेरिका कह रहा है, फिर कह रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, फिर आपका कह रहा है उत्तरी अमेरिका। तो निश्चित तौर से जलवायु कटिबंध और सभी प्रकार की जलवायु पाने वाला कटिबंध जो है वो कौन सा है? वो एशिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की लगभग जलवायु पाई जाती है। चलिए और अगला 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा की जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमध्य रेखा की जलवायु के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा दोस्तों, ये बताना है आपको। तो देखो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कांगो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों। गैबन के बारे में ये भी आपका आएगा दोस्तों। इथोपिया यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आएगा। और चौथा देख लेते हैं फिर इसके अलावा जायरे, ये भी नहीं आएगा। आएगा नहीं, कौन नहीं आएगा? अंतर्गत नहीं आएगा, इथोपिया ही नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे दोस्तों, ठीक है। इथोपिया भूमध्य रेखा के अंतर्गत नहीं आने वाला है, बाकी आने वाले सभी हैं। जैसे कांगो हो गया आपका, अभी बताया मैंने, जायरे हो गया, गैबन है, ये सब कहाँ आएंगे? आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, विषुवत रेखा के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों। धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सारे प्रश्नों को। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित तौर से आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। और ये अगला जो प्रश्न है आपका 2010 का आईएएस का प्रश्न है। 2010 में आईएएस के प्रश्न आए हुए प्रश्न है ये। 2010 में आईएएस के प्री में आया हुआ प्रश्न है। आईएएस के प्री में आया हुआ प्रश्न लेते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं क्या हो सकती हैं? पहला कह रहा है कोष्ण और शुष्क जलवायु। कोष्ण है, उष्ण होना चाहिए यहाँ पे। कोष्ण और शुष्क जलवायु, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी भौगोलिक क्षेत्र की सुव्यवस्थित होना चाहिए कोष्ण और शुष्क जलवायु, ठीक है। दूसरा कह रहा है सुहाना और आर्द्र शीतकाल। और तीसरा कह रहा है सुहाना और आर्द्र
शीतकाल, और चौथा कह रहा तीसरा कह रहा है सदाबहार ओक वृक्ष। अच्छा, ये बताना है सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित है, ये मतलब ये जो विशेषता दे रहा है किस क्षेत्र की विशेषता है ये बताना है। ये देंगे क्षेत्र दे दिया 3, कोष्ण और उष्ण जलवायु कहाँ पाई जाएगी, तो यहाँ कोष्ण नहीं उष्ण होना चाहिए, हैं, उष्ण जलवायु भी होनी चाहिए, उष्ण लिख दिया गया होता तो ठीक रहता, उष्ण। कोष्ण भी कहीं मिल जाएगा तो गलत नहीं है, उष्ण ऑब्लिक कोष्ण। शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, ठीक है, और सदाबहार ओक वृक्ष जो है पाया जाता। विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता है, तो किसके बारे में बताइए, ये किसकी विशेषता है भैया, सबसे अच्छी विशेषता किसकी है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, पूर्वी चीन की, मध्य एशिया की, उत्तरी अमेरिका के, अटलांटिक तट की। तो सबसे अच्छी विशेषता किसकी है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ना दोस्तों, जो भूमध्य सागर के जो क्षेत्र आसपास की जो जलवायु पाई जाती है, खासतौर से किसकी जलवायु देखेंगे, इटली वगैरह की जलवायु है, तो कैसी जलवायु है दोस्तों, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, ठीक है। तो ये सब सारी विशेषताएं जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने सारे 40 प्रश्नों की श्रृंखला कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा और आप लोग इसमें काफ़ी कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे, नेक्स्ट श्रृंखला के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।